नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि राजधानी लखनऊ से मिल रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में एफआईआर की सिफारिश कर दी है। 21 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अब सौंप दी गई है, जहां सीनियर अफसर को सीईओ बनाने की सिफारिश की गई है। ट्रस्ट के पुनर्गठन की भी सिफारिश की गई है। आपको बताते चले कि जब इस रिपोर्ट को सौंपा गया था, उसके बाद से संभावनाएं ये जताई जा रही है कि कई बड़े खुलासे होंगे, कई बड़े अधिकारी नपते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट में खुद चंपत राय, अनिल मिश्रा का जिक्र किया गया है। क्लीन चिट किसी को नहीं दी गई है। गोपाल राय, रामशंकर यादव, टिन्नू का जिक्र हुआ है। आभूषणों के भी गायब होने का जिक्र इस दौरान किया गया है। ट्रस्ट कर्मी और बैंक कर्मियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था में खामियां पाई गई हैं। एसआईटी ने तकरीबन 150 लोगों से बात की है। जांच अभी भी जारी है। 5 सालों के चढ़ावे का ऑडिट करने का भी जिक्र एसआईटी की इस रिपोर्ट में किया गया। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेजेगी, जहां इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह से कार्रवाई होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया है, जो यहां पर चोरी हुई है या घोटाला घपला किया गया है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ी कार्रवाई होगी। और ऐसे में चाहे चंपत राय हो, गोपाल राय हो, इसके साथ ही और अनिल मिश्रा, जो तमाम नाम सामने आ रहे हैं, उन नामों को लेकर एसआईटी की तरफ से कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। एसआईटी की तरफ से फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इन नामों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया जा रहा है कि शायद इनको पता हो सकता है। आगे आने वाले समय में इन सभी नामों के साथ यहां पर मंथन होगा और इसके साथ ही पूछताछ का सिलसिला एक बार फिर से देखने को मिल पाएगा, क्योंकि 7 दिन की जो रिपोर्ट है वो एसआईटी ने सौंप दी है। अब आने वाले समय में जांच को और तेजी के साथ बढ़ाया जाना है। 21 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, जो यहां पर आपको बता दें कि सीनियर अफसर को सीईओ बनाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर अब तहकीकात लगातार बढ़ रही है। ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश भी इस दौरान की गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही और भी नाम सामने आए, जिसमें गोपाल राय, रामशंकर यादव, टिन्नू का जिक्र किया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार इस दौरान सबसे पवित्र आस्था के केंद्र से जुड़ी हुई कई ऐसी खबरें सामने आई, जिसके बाद अब लगातार मायूस है यहां पर श्रद्धालु, और इसमें तमाम तरह की जो गतिविधि है वो इस वक्त देखने को मिल पा रही है। लेकिन अब ऐसे में आने वाले समय में इस पूरे मामले पर कार्रवाई कैसे की जाती है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जो अभी तक की स्थिति देखने को मिल पाई है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही थी। 17 से 20 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट के अंदर जो खुलासे हुए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। सीधे सीधे मंदिर प्रबंधन की नीयत और सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। एसआईटी ने साफ कह दिया है कि राम मंदिर में सिर्फ चोरी नहीं हुई है, बल्कि करोड़ों का सुनियोजित गबन हुआ है। वहां से कई गहने तक गायब हुए हैं, कई आभूषण गायब हुए हैं और बहुत सी चीज गायब होने का जिक्र लगातार एसआईटी की टीम में की तरफ से किया जा रहा है। एसआईटी ने साफ कह दिया है कि राम मंदिर में सिर्फ चोरी नहीं हुई है, बल्कि करोड़ों का गबन भी हुआ। और इसी के साथ एसआईटी ने उत्तर प्रदेश शासन से सिफारिश की है कि मामले में शामिल सफेद पोशों और रसूखदारों के खिलाफ तुरंत और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको सजा दी जाए, सीधे जेल भेजा जाए। अब इस पूरे मामले पर कैसे कार्रवाई की जाती है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सिफारिश की है वो ये कि राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन, जहां पर एसआईटी ने साफ शब्दों में कहा कि वर्तमान व्यवस्था में गंभीर कमियां पाई गई हैं, गंभीर अव्यवस्था पाई गई हैं, और ऐसे में पूरे ट्रस्ट को दोबारा व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जहां मंदिर के अरबों करोड़ों के इस चढ़ावे को संभालने के लिए और इस काले खेल को रोकने के लिए सरकार के किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया जाए, ताकि सारा प्रबंधन सरकारी नियमों के तहत पारदर्शी हो सके। लेकिन आपको यह बता दें कि जो गबन का मामला सामने आया है, सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर काफी गंभीर नजर आए हैं। एसआईटी ने जब मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो पता चला कि कैमरों का बैकअप सिर्फ 45 दिन का ही मिल पाया। लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो ये कि कई अहम दिनों की सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ तक की गई है, उन्हें जानबूझकर डिलीट कर दिया
दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया। अब इस डिजिटल साजिश को बेनकाब करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी और उसके बाद इस शक के दायरे में दान की गिनती करने वाले 35 से 40 ऐसे कर्मचारी भी आए जिनको तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया। और न सिर्फ उनके पद से हटाया गया बल्कि उसके बाद कई और गणना कर्मियों की तैनाती यहां पर की गई, नई टीम बनाई गई जिनकी भूमिका अब यहां पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें तुरंत की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और उनकी जगह बैंक के नए कर्मचारी तैनात किए गए। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि इस पूरे मामले पर आखिर कार्रवाई कैसे की जाएगी, क्योंकि राम भक्तों का सवाल है। राम भक्त मायूस और वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो करोड़ों का गबन हुआ है, जो गहने और जो आभूषण चोरी हुए हैं, इसको लेकर आखिर किसकी क्या मंशा हो सकती है। और राज्य सरकार से भी अब लगातार विनती की जा रही है इस पूरे मामले पर ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि और भी धार्मिक स्थलों में इस तरह के मामलों की अगर कोई करने की सोच भी रहा है तो पुनरावृत्ति ना होने पाए। हालांकि जब से राम मंदिर ट्रस्ट चोरी का मामला सामने आया है उसके बाद देश भर के कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर लगातार सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में चंद चोरों का हिसाब कब होगा, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में बहुत कुछ खुलासा हुआ। ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। किसी जिम्मेदार व्यक्ति का नाम रिपोर्ट में हालांकि मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे में बस हर किसी को संदिग्ध दायरे में रखा गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा का जिक्र फिलहाल रिपोर्ट में नहीं है। गोपाल राय का नाम भी इस रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया है। ऐसे में चढ़ावा मैनेजमेंट में सुधार की सिफारिश, चढ़ावा गिनती करने वालों की भर्ती की सिफारिश की गई। जांच के लिए अतिरिक्त वक्त की मांग इस दौरान की गई है क्योंकि बेहद संवेदनशील मामला हो जाता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजीव सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रमन मिश्रा भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजीव, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? एसआईटी की रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पर चंपत राय, अनिल मिश्रा या गोपाल राय इन तमाम लोगों की तरफ इशारा करता हो कि वाकई में चोरी हुई है और किसी तरह की संलिप्तता? कहा जा सकता है कि कल यानी कि मंगलवार को जो है एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है अपर गृह को जो है सौंप दिया है और ये माना जा रहा है करीब 31 पन्ने से ज्यादा का जो है ये रिपोर्ट है। और इसमें जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी उसमें ये साफ कहा गया है कि इसमें मिलीभगत है और इसके अलावा ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने जो है अपने रिश्तेदारों को या फिर करीबियों को जो है उचित लाभ देने की कोशिश की है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो दान में गबन का प्रकरण है बिल्कुल सच्चाई है उसमें। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर निष्पक्ष जांच होती है। कई लोग जेल में भी जा सकते हैं। फिलहाल जो है अभी मुकदमा दर्ज करने की कोई भी जो है अभी जानकारी नहीं दी गई है, ना ही ये कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है कहीं पर भी मुकदमा दर्ज कराया गया। और जिस तरह से एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसमें यह भी कहा गया है कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे गए थे उससे जो है छेड़छाड़ किया गया है, यानी कि जो फुटेज है उसको डिलीट किया गया है। अब फॉरेंसिक की टीम जो है वहां पर पहुंच कर जो है उस फुटेज को कलेक्ट करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जो बैंक कर्मी है उनके भी नाम के सामने आए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है इनके नामों का खुलासा नहीं किया गया है। साथ ही जो ट्रस्ट के जो पदाधिकारी चाहे वो चंपत राय हैं, गोपाल राव हो या फिर अनिल मिश्रा, नाम का तो जिक्र ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह से ये इंगित किया गया है कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी उनके करीबी जो है इसमें संलिप्त है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो निशाना उन पे भी है। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो है एसीएस होम को सौंपती है तो उस दौरान जो है उस रिपोर्ट में क्या होता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस रिपोर्ट के बाद से जो है मंदिर परिषद ट्रस्ट में जो काफी ज्यादा हलचल सी मच गई है, क्योंकि सीधे जो है पीएमओ से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, हालांकि देखिए सबसे चौंकाने वाली बात रमन ये भी हो जाती है कि जो इस एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई इसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। करोड़ों के गबन का तो जिक्र किया गया, लेकिन सोचिए आभूषण भी चोरी हुए और आभूषण के साथ साथ तमाम चीज चोरी करने का जिक्र इस एसआईटी की रिपोर्ट में किया गया, जिसके बाद जिसका जिक्र यहाँ पर संजीव मेरे सहयोगी कर भी रहे थे रमन कि 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज, उसके बाद जो भी यहाँ पर फुटेज थे उसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर यह सुनियोजित तरीके से एक गहनता तरीके से साजिश रची गई। बिल्कुल, राम मंदिर के दान पात्र से चोरी का मुद्दा ना सिर्फ ट्रस्ट का मुद्दा है, सरकार का मुद्दा है, बल्कि ये जनता का मुद्दा है, क्योंकि जनता की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको लेकर
सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी की टीम गठित की थी और अयोध्या में जाकर खुद कहा था कि 1 हफ्ता समय दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। ऐसे में अब जो प्रारंभिक जांच है वो सौंपी गई है और इसमें पता चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से तो छेड़छाड़ की गई है, सीसीटीवी फुटेज से अपना सबूत तो हटा दिया, लेकिन वो शक खड़ा कर दिया कि जिस शक की आड़ में जितना जो भी सीसीटीवी मैनेज करने वाला वहां का शख्स कर्मचारी है और जो भी जिसके इशारे पर वहां काम होता था, यानी संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और बड़ा संदेह पैदा कर दिया गया है। आपको बता दें 113 लोगों से जो पूछताछ हुई है और 20 नाम जो है वो चिन्हित किए गए हैं जिन पर पूरी तरीके से संदेह है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो चंदा चोरी का जो खेल चल रहा था उसमें शामिल थे। उसमें पदाधिकारियों का भी नाम है, कर्मचारियों का भी नाम है और कुछ बाहर पदाधिकारियों के कुछ चेले चपाटों का भी नाम है जो हमेशा जो कागज में तो नहीं थे लेकिन सिक्का और राम मंदिर में उन्हीं का चलता था। लेकिन पूरी रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन दोषी है और किसने जनता की आस्था के साथ और सरकार के उस विजन के साथ जो राम मंदिर के रूप में, अयोध्या के रूप में उसने विकसित करने का काम किया, किसने वो खेल किया। यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, गबन का भी मामला। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। आपको बताते चले कि हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ आज बहुत बड़ा फैसला सुना सकती है। चढ़ावा चोरी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग हो सकती है, साथ ही याचिका में चढ़ावे का ऑडिट सीएजी से करवाने की भी मांग है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। हाईकोर्ट ये पूरा मामला पहुंच चुका है। इस पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी और एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जहां हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ आज एक बड़ा फैसला सुना सकती है। चढ़ावा चोरी करने की जांच सीबीआई से करवाने की मांग है। याचिका में चढ़ावे का ऑडिट सीएजी से करवाने की मांग भी की जा रही है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है और देखना बेहद महत्वपूर्ण कि हाईकोर्ट का फैसला इस पूरे मामले पर क्या आएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर यहां पर दलीलें काफी ज्यादा पेश की जाएंगी और उन दलीलों के तहत ही हाईकोर्ट की तरफ से और हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ की तरफ से एक बड़ा फैसला आज सुनाया जा सकता है। और लगातार चढ़ावा चोरी की जांच के लिए सीबीआई या इस पूरे मामले को लेकर जांच करे, सीबीआई की एंट्री हो, उसको लेकर मांग की जा रही है। याचिका में चढ़ावे का ऑडिट सीएजी से करवाने की मांग भी की गई है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन का जिक्र भी किया जा रहा है। एक बार फिर से अपने अपने सहयोगियों के पास जाते हुए और इसमें संजीव आपके पास आते हुए, चूंकि अब देखिए हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी, जहां लखनऊ खंडपीठ आज बड़ा फैसला सुना सकती है, लेकिन कोर्ट के जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ दलीलें उस दौरान पेश की जा सकती है, इसको लेकर कोई भी खास जानकारी? सकता है कि 323 नंबर पर जो है ये आज प्रकरण लगा हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत ही अंत में है, यानी कि जो क्रमांक है वो 323 है। तो हो सकता है कि आज हियरिंग ना हो, कल जो है इस पे हियरिंग हो सकती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है देर शाम तक इस पे भी कुछ फैसला आ जाए। लेकिन ये जिस तरह से ये कह सकते हैं कि अब एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जो दी है उसमें ये पाया गया है, ये निश्चित हो गया है कि गबन हुआ है, यानी कि जो श्रद्धालुओं ने दान दिया था उसमें गबन किया गया है। तो अब इसी मुद्दे को जो है चैलेंज करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और ऐसे में अगर इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से दे दी जाती है, सीबीआई के हाथ में, तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि प्रकरण काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि सीबीआई जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। क्योंकि जो विपक्ष है वो भी लगातार जो है सरकार से जो है सीबीआई मांग करने की मांग करी। उनका ये कहना है कि एसआईटी को उनका भरोसा नहीं है, एसआईटी हर मुद्दे पे जो भी कोई प्रकरण होता है उसमें एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर सीबीआई के पास ये मामला चला जाता है तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो गबन का मामला आया है वो काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये गबन आज से नहीं बल्कि 5 साल से चला आ रहा है। और जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है वो डिलीट किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। और जिस तरह से एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा गया है कि जो ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, यानी कि जो लोग पहले से उसमें थे उनके जो है अब जो है कहीं से भी जो है उम्मीद नहीं है, क्योंकि
कहीं ना कहीं जो गबन है उसमें उन लोग शामिल हैं। और साथ ही उसमें ये भी कहा गया है कि जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनकी मिली भगत से की गई है, उनके रिश्तेदारों करीबियों को इसमें रखा गया है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी भी बाकी है, लेकिन जिस तरह से प्रारंभिक रिपोर्ट जो है सौंपी गई है और उधर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि अब ये प्रकरण जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ सकती है। जी निश्चित तौर पर। और देखिए रमन, आपके पास आते हुए इस पूरे मामले पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये सामने आई कि अब एसआईटी की तरफ से अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि एक बार फिर से इस पूरे ट्रस्ट का पुनर्गठन हो और जो अभी चल रहा है उसको भंग कर दिया जाए, क्योंकि कई अव्यवस्थाएं हैं, कई खामियां हैं, कई कमियां यहां पर पाई गई है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, सरकार की तरफ से क्या रुख अख्तियार किया जा सकता है? बिल्कुल, ट्रस्ट जब से बना है तब से ट्रस्ट में जो सदस्य बनाए गए, जो पदाधिकारी बनाए गए, उनका नाम जो विवादों में रहा। लगातार मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता सवाल उठाते रहे, विनय कटियार, ब्रिजभूषण शरण सिंह, ऐसे तमाम नेता सवाल उठाते रहे। और अब जब ये चंदा चोरी का मामला सामने आया तो तमाम समाज सेवी और जनता ने ये मुद्दा उठाया था कि एक बार पुनर्गठन हो और नए सदस्य हो, नए पदाधिकारी हो। और अब ये मामला जब एसआईटी की तरफ से भी आप कहा जा रहा है तो एकदम तस्वीर साफ है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, वहां तस्वीरें भी की थी कि जो पदाधिकारी थे उनसे भी, जिन पर नाम चला, उनसे दूरी बनाई गई थी। ऐसे में ये बात अब संभावना इसकी तेज बढ़ गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसमें फिर से ये वाला भंग करके ये कमेटी, दूसरी कमेटी बनाई जाए और एक सूचिता के रूप में, एक निष्पक्षता के रूप में कि अगर जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ वहां चढ़ावा देता है भगवान के भोग के लिए, भगवान के प्रसाद के लिए, भगवान के भवन निर्माण के लिए, वो किसी के निजी निर्माण में और किसी के निजी खर्चे में इस्तेमाल ना हो। और जिस तरीके से सरकार भी शुरू से ही दावा कर रही है कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और कार्रवाई होगी, ऐसे में संभावना बिल्कुल है कि पुनर्गठन भी हो सकता है। लेकिन रमन, सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि सिर्फ पुनर्गठन ही यहाँ पर किसी समस्या का हल नहीं है। यहाँ पर व्यवस्थाओं को कैसे मजबूत किया जा सके, इसको लेकर भी यहाँ पर पूरी टीम को तैयार करना होगा, पूरी टीम को मजबूत करना होगा, ताकि जो घटनाक्रम अभी घटित हुआ है चढ़ावा चोरी मामले को लेकर, और राम भक्त काफी मायूस नजर आ रहे हैं, इसकी पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो सके। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में अगर एक मामला अगर खराब हुआ है, एक आरोप लगा है तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ है। राम मंदिर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो अच्छी भी हैं। सरकार के नेतृत्व में, सरकार की अगुवाई में बहुत सारा राम मंदिर के बाहर का जो निर्माण है, जो आवाजाही का कार्यक्रम है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। लेकिन जिन जिन व्यवस्थाओं की कमी है उसको नोट करके और तभी आवाज उठ रही है कि पुनर्गठन होना चाहिए। और जो जानकार लोग हैं, जो अयोध्या के जानकार लोग हैं, हमेशा सवाल उठता रहा कि कुछ साधु संतों को जोड़ा जाए, उसमें कुछ ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो अयोध्या को एक वीआईपी नगरी ना ट्रीट कर दें, बल्कि एक श्रद्धालुओं की नगरी के रूप में रहने दें, जहां श्रद्धालु अगर ऑटो से उतरे तो आराम से पहुंच सके। ये नहीं कि वीआईपी गाड़ी जाएगी, आम आदमी की गाड़ी नहीं जाएगी। ये जो कल्चर है अयोध्या का, इसके खिलाफ पिछले कई महीनों से आवाज उठ रही है और इसी कारण से जो ट्रस्ट के पदाधिकारी है उन पर आरोप भी लगता रहा है। अब व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, ना सिर्फ मंदिर के अंदर, ना सिर्फ दान पात्र, ना सिर्फ चढ़ावे के पैसे के लिए, लेकिन वहां के पूरी व्यवस्था को, जो व्यवस्था में कमियां हैं उसे सुधारने की जरूरत है। और अब कौन सुधारेगा, ये वाली टीम सुधारेगी या फिर कोई नई टीम बनाएगी, ये तो आगे भविष्य में सबके सामने होगा। लेकिन संजीव, क्या कुछ लग रहा है कि जब इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ खंडपीठ की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से भी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, तो उसके बाद चीजें बदलती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए, आप लोग ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं, तमाम जो राम भक्त और श्रद्धालु हैं उनसे आप लोगों ने बातचीत भी की होगी, तो ऐसे में क्या किसी तरह की कोई मायूसी उनके चेहरे पर भी देखने को मिल पाई इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए, ये मेरा अपना निजी राय है, या फिर ये भी कह सकते हैं जो जनता से बात हुई उनके अनुसार कि उनका ये कहना है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच कराई जाए, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि एसआईटी तो अपनी जांच कर रही है और जिस तरह से एसआईटी ने जो है अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसमें ये साबित हो गया है कि पूरे मंदिर पर जो दान दिया जाता था श्रद्धालुओं की ओर से, उसमें गबन किया गया है और ये गबन जो है करोड़ों का गबन किया गया है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर में कितने समय
समय से जो है ये गबन किया जा रहा था। अभी तो फिलहाल 5 साल की बात आ रही है कि 5 साल में कितना दान आया है, कितने जो है जेवर चढ़ाए गए हैं, क्योंकि जो जेवर चढ़ाए गए, सोना चांदी हीरे जड़े या अन्य जो रत्न के चढ़ाए गए हैं, उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत से कम ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने जो चढ़ावा दिया उनके पास उसकी रसीद है, बाकी लोगों के पास नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जो चढ़ावा चढ़ाया गया है वो भी जिस भारी मात्रा में चढ़ाया गया वो चीज जो है वहाँ ट्रस्ट के पास नहीं है, तो आखिर में वो जेवरात कहाँ गए जो श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था, जो दान दिया था वो कहाँ गया। जिस तरह से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया है उससे तो ये साफ जाहिर हो गया है कि गबन हुआ है। अब निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर कैसे तहकीकात को आगे बढ़ाया जाता है, सीबीआई जांच इस पूरे मामले पर होती है या नहीं होती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब इस पूरे मामले को लेकर कैसे और चीजें क्लियर होती हैं इस पर अभी नजर टिकी हुई है। चढ़ावा चोरी की पूरी कहानी लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, लेकिन अभी सवाल ही उठ रहा है कि आखिर गुनाहों की तिजोरी और जो आरोपी हैं उनको कब सजा यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय और ऐसे तमाम नाम है जिसका निरंतर जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी कोई किसी को क्लीन चिट भी नहीं दी गई है और ना ही एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें इन नामों का जिक्र किया गया है। लेकिन अब आने वाले समय पर नजरें टिकी हुई है राज्य सरकार पर, राज्य सरकार का फैसला क्या कुछ होता है। आम जनमानस फिलहाल यही उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद इस पूरे मामले पर एसआईटी के साथ साथ सीबीआई की जांच भी होगी, लेकिन सीबीआई की जांच को लेकर भी अभी तक कहानी क्लियर नहीं हो पाई है। और चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां आपको बता दें पुणे में राजा रघुवंशी से भी बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया। मंगेतर ने प्रेमी संग मिलकर युवक को खाई में धकेल दिया। नवंबर में होनी थी केतन और सिया की शाही शादी, जहां कारोबारी केतन अग्रवाल को खाई में धकेल कर मौत के घाट उतार दिया गया। मंगेतर सिया के बर्थडे पर लोहागढ़ किले में वारदात को अंजाम दिया। ट्रैकिंग के दौरान धकेला गया, साजिश को हादसा बताया। सख्ती से पूछताछ, जांच के बाद सच सामने आया है, जहां राजस्थान में ये शादी थी, 17 करोड़ में महल बुक हुआ। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सिया कारोबारी केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी और अभी तक जो खबरें सामने आई उसमें यह बताया जा रहा है कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया है। परिजनों की तरफ से लगातार गुहार लगाई जा रही है इस पूरे मामले पर सही तरीके से कार्रवाई हो और जो भी दोषी हो उसको बख्शा ना जाए। ऐसे में आपको बता दें कि अभी महज कुछ ही महीने बचे हुए थे शादी के लिए, जहां नवंबर में शादी होनी थी। अब पुणे का ये मामला जिसको लेकर खूब जोरों के साथ चर्चा हो रही है और सवाल एक बार फिर से यहां पर वही उठाए जा रहे हैं कि आखिर कब तक यहां जो इस तरह से घटनाक्रम या वारदात को अंजाम दिया जाता है वो चीजें यहां पर देखने को मिल पाएंगी। जहां आपको बता दें कि मंगेतर ने प्रेमी संग मिलकर युवक को खाई से धकेला। नवंबर में केतन और सिया की शाही शादी होनी थी। कारोबारी केतन अग्रवाल को खाई में धकेल कर मार दिया गया। मंगेतर सिया के जन्मदिन पर लोहागढ़ किले में वारदात को अंजाम दिया। ट्रैकिंग करने के लिए दोनों गए हुए थे, वहां पर सिया का जो प्रेमी था वो भी गया हुआ था। इस बीच जैसे ही उन्होंने अपने साजिश या मंसूबों को कामयाब करने का मौका ढूंढा तो ट्रैकिंग के दौरान केतन अग्रवाल को खाई में धकेल दिया जाता है। साजिश को ये बड़ा हादसा बताया, जिसके बाद सभी ने यकीन भी किया कि ये एक हादसा ही होगा। लेकिन जब पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है तब यहां पर कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं और अब यह खुलासा हुआ कि सिया ने इस पूरी मर्डर की प्लानिंग अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी और इंदौर से जो राजा रघुवंशी का हत्याकांड का मामला सामने आया था उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर किस तरह से केतन अग्रवाल को खाई में धकेल दिया जाता है। नवंबर में शादी होनी थी और शाही शादी होनी थी। कारोबारी केतन अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब सख्ती से जब पूछताछ की गई सिया से तो इस दौरान जांच के बाद ये चीजें क्लियर हुई है और हर एक पर चीजों को लेकर पर्दा उठता हुआ यहां पर नजर आया है। बहरहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।